दर्शकों के सवाल लें उससे पहले मैं एक सवाल अपनी तरफ से लेता हूँ, और वो सवाल ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतना बड़ा सौदा हुआ और उसके बाद भी हमें पिछले दिन इस शेयर में लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट दिखी है। तो इस गिरावट को कैसे समझा जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ समय के अंदर ही ये काफ़ी बढ़ चुका है? अगर आप फरवरी के बॉटम से देखें तो 72%, 72% की इसमें उछाल दिख चुकी है। क्या सिर्फ ये एकमात्र कारण है या इसके अलावा कुछ और भी? मेरी समझ तो यही कहती है कि मोस्टली ये डील वहाँ जाके अनाउंस हुआ है, लेकिन मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं, कहीं न कहीं एक थोड़ी बहुत अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो रहता है। तो वो ऑलरेडी प्राइस में है। आप इसका राइज़ देखिए, ये जो राइज़ है इस ड्यूरिंग दिस राइज़ कोई अनाउंसमेंट नहीं दिखी बड़ी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं दिखी। तो ये सब प्रीएम्प्ट क्या ही राइज़ रहता है, तो मे बी सेल ऑन न्यूज़ बुक प्रॉफिट ऑन न्यूज़, ये सिचुएशन मुझे दिखता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि अच्छा स्ट्रेंथन करेगा इस स्टॉक के बिलीफ को। यही है कि स्टॉक को कहीं पहले बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा तेज़ चल चुका है, तो कहीं अच्छे से कंसोलिडेट करे, अच्छा से 20% के आसपास वाला जो करेक्शन है, वो करेक्शन कब खत्म करे, तब जाके फिर बात बनेगी। वैसे मुझे लगता तो है कि इस पे करेक्शन और होना चाहिए, लेकिन मुझे जी। ये भी अंदाज़ा है कि शायद 3000 3200 के नीचे अब कभी एचएल मिलेगा भी नहीं, प्रोवाइडेड इनके पास जितना अभी ऑर्डर बुक है। उसके कारण से इनके अर्निंग्स पे विजिबिलिटी तो काफ़ी है। प्लस देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो भी गवर्नमेंट डोमिनेटेड सेक्टर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। एक तो आपका अनसर्टेनिटी होता है कि आपका बिल कब और कितना पास होगा। दूसरी चीज़, आपके प्रोजेक्ट्स पे भी बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। और तीसरा ये होता है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट का ड्राइव करने का जो तरीका होता है, वो भी उतना बिज़नेस एग्रेसिव ड्राइव करने का तरीका नहीं होता। और ये विथ नो ऑफेंस मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास पता होता है ना कि हमको कहीं न कहीं से बिज़नेस आ जाएगा, जब हमको उसके लिए जाके हर जगह नाक नहीं रगड़नी पड़ती है ना, तब हम बड़े आराम से चलते हैं और आराम से चलने वाले को आराम वाला ही वैल्यूएशन मिलता है। जी। इसलिए इनका वैल्यूएशन थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन कहीं पर ये अप्रोच रहा है, जितने भी सरकारी संस्थान रहे हैं, सरकारी कंपनियाँ रही हैं, उनमें रहा है कि जो टॉप पर रहता है उसे मालूम होता है कि मुझे 2-3 साल इस जगह काटने हैं और इसके बाद फिर निकल जाना है। तो इसलिए टॉप पर डिसीजन मेकिंग में वैसा एग्रेशन नहीं रहता है। जो नीचे भी लोग हैं उन्हें मालूम रहता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे तो उसका कोई रिवार्ड नहीं है, बहुत खराब करेंगे तो उसकी कोई वैसी पनिशमेंट नहीं है जैसा आपको निजी क्षेत्र में मिलता है। तो इसके चलते एक मतलब उदासीनता जैसी स्थिति उनके कामकाज में रहती है। ये एक सामान्य धारणा की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे पीएसयू ऐसे हैं जिन्होंने इस सामान्य धारणा से अलग थोड़ा अपना एक कामकाज दिखाया है। और क्या एचएएल अब धीरे-धीरे वैसी एक कंपनी के रूप में तब्दील होता हुआ दिखेगा? क्योंकि सरकार का बहुत ज़ोर है डिफेंस पर। तो अगर आपको ऊपर से प्रोत्साहन मिलता है, बाकी सारी चीज़ें दंड मिलेगा या नहीं, पुरस्कार मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर आपको प्रोत्साहन भी मिलता है, तो शायद कई बार वो भी बड़े अच्छे नतीजे दे जाता है। वही होप है इस कंपनी के लिए और वो होप इस प्राइस में बिल्ट इन है। तो उस होप में आपको क्या दिखता है? उस होप में आपको 3 साल के ऑर्डर की क्लैरिटी तो आराम से दिखती है और अगर 3 साल के ऑर्डर की क्लैरिटी आपको आराम से दिखेगी, कंपनी का एक कैपेसिटी है ना, तो अगर 3 साल के ऑर्डर की आपको क्लैरिटी दिखती है, तो आप उसको वैल्यूएशन में भी फैक्टर कर लेते हैं। अनलेस यू डिसाइड कि आप इसको इसके वैल्यूएशन को 30 पे मैच करेंगे, 30 मल्टीपल पे मैच करेंगे प्राइवेट कंपनी की तरह, तब तक इसका प्राइस डबल नहीं होगा। अगर आप इसका ऑलरेडी 9 से 15 का वैल्यूएशन पे आप इसको लेके आ चुके हैं, 9 से 15, 16, 17, 18 पता नहीं, इससे ज़्यादा ही चलता अभी है। 20-21 का वैल्यूएशन चल रहा है। तो देखिए इनका जो नॉर्मल वैल्यूएशन है उसको आप ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। इसी उम्मीद में कि अब यहाँ पे भले ही पीएसयू जैसा बिहेवियर इनको करना पड़ता है, लेकिन इनको प्राइवेट के जैसा इनको बेनिफिट लेकिन इसी की तुलना में आप बीईएल, बीडीएल वगैरह के वैल्यूएशन देखें तो और भी ज़्यादा ऊँचे चढ़े हुए हैं। हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। और ये अभी लैगार्ड था, तो लैगार्ड के हिसाब से इनका वैल्यूएशन काफ़ी कैच अप हो चुका है। अब वैल्यूएशन कैच अप मेनली आपका डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय तक परफ़ॉर्म करते रह सकते हैं। अभी इनके पास रीज़न है बिकॉज़ गवर्नमेंट का फ़ोकस है, 100% डिफेंस पे फ़ोकस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जब हम एक पोज़ीशन लेने जाते हैं, तो आज का जो आपका वैल्यूएशन है वो यूफ़ोरिया का भी वैल्यूएशन है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है,
मार्केट में सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है, हर कुछ पॉजिटिव है, तो ऐसे में थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है। इनका रियल टेस्ट है वैल्यूएशन का कब, जब सम पॉइंट तो करेक्शन आने वाला है, मेरे हिसाब से अगले साल जबरदस्त करेक्शन आने वाला है, उसके पहले की तैयारी करनी है। उस करेक्शन में ये कहाँ तक कैसे रहते हैं वो देखिए। जी, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि अब ये शायद 3000-3200 इसके नीचे नहीं जाएगा। लगता तो नहीं है, जो पैरामीटर्स में रीड करने की कोशिश कर रहा था लग नहीं रहा है। ये एक बेस बन जाएगा यहाँ पर, उसके नीचे के भाव अब नहीं मिलेंगे। ये तो फिर अब लेकिन अगर आपका फिर वो लुपिन जैसा स्टॉक बन जाएगा जो आपको एफडी का रिटर्न देता रहेगा धीरे-धीरे। ये धीरे-धीरे उसी नेचर में चला जाएगा। जी, मतलब ये नहीं कि जैसा आपको पिछले समय में जिस तरह से चाल बनी दिखी, जिस तरह से ये 470 का शेयर कभी अब ये 4000 पर पहुंचा, वैसा आपको मेटेओरिक राइज आगे नहीं दिखेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ देखिए सबसे ज़्यादा राइज़ किस फेज़ में होता है? सबसे ज़्यादा राइज़ होता है वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाले फेज़ में, और वो हो चुका। अब नॉर्मलाइज़ेशन वाला फेज़, नॉर्मलाइज़ेशन वाले फेज़ में नॉर्मल रिटर्न मिलता है। जी।